नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में अवश्य आएंगे। तो बीपीएससी किस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न बनाएगा उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं और 2023 के भी इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कराया है, ये तीसरा है, ठीक है, जो नॉर्मल मतलब रिवीजन वाला। तो हमारा पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका कार्यकारिणी सिद्धांत अपकेंद्रण है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो कार्य करने का है वो अपकेंद्रण है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? न्यूनतम का मतलब होता है कम, तो किस में होगी? तो ये जल में कम होगी, ठीक है। बाकी सॉरी, जल में नहीं, जल, शून्य, वायु, कांच, इन सब में अधिकतम होगी क्योंकि ये ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। और जो ठोस अवस्था में नहीं होता उन्हीं में न्यूनतम होती है प्रकाश की मतलब गति की अवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें एक बताना है जो कि सदिश राशि नहीं है। तो गति जो है उस सदिश राशि नहीं है। बाकी वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन ये सदिश राशियां हैं, ठीक है। आगे है, यदि धरती की घूमने की गति जो बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? ठीक है, जैसे धरती है वो अभी जो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है अपने परिक्रमण का, अगर वो मान लो 12 घंटे में लगाती है तो उसका वजन, भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा। आगे, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गैलीलियो ने, ठीक है। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? पीतल मतलब कि पीतल किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। पीतल एक मिश्र धातु है, ये ध्यान रखिए, जो तांबे और जस्ता से बना है, ठीक है। आगे, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना, ठीक है, ये इसको किसे मतलब किसे बोलते हैं? यहाँ पे आंसर ए होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर अनबुझा चूना कहा जाता है, ठीक है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें व्यापक रूप से उपयोग में किया जाने वाला रासायनिक यौगिक या कमरे के तापमान पर सफेद ज्वलनकारी क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। आगे, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? पहले घटता है और फिर बढ़ता है, ठीक है, या लंबे समय तक बढ़ता है। तो यदि किसी लोहे में जंग लग जाती है तो वो लंबे समय तक क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन, ठीक है। बायोगैस में मीथेन गैस प्रमुखता पाई जाती है, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो वो किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ए, ठीक है। ए का मतलब वो है स्ट्राशियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्राशियम। इसका कुछ डिटेल पढ़ते हैं। जैसे पटाखों में लाल रंग की रोशनी निकालने के लिए उसमें सीजियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखिए, लाल रंग की रोशनी निकालने के लिए सीजियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सीजियम नाइट्रेट को बारूद के साथ मिलाने पर इसका रंग लाल हो जाता है। और आतिशबाजी में हरा रंग बनाने के लिए बेरियम का उपयोग किया जाता है। हरा के लिए बेरियम और लाल के लिए सीजियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मतलब साइंस की भाषा में स्ट्राशियम बोलते हैं। लवण आतिशबाजी के लिए गहरा लाल रंग प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये सभी से, जैसे पर्णहरित से भी यानी पत्तों से भी, वायुमंडल से भी, प्रकाश से भी, मृदा से भी। तो पौधे अपना जो पोषक तत्व है सभी से प्राप्त करते हैं। ईवीएस के प्रश्न है ये। आगे, पाइन
फर, स्नुस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मसहर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? इन सभी को क्या बोलते हैं? अनावृतबीजी। ठीक है, ऑप्शन वी। ठीक है, ये पौधे हैं, ये लगभग पाइन, फर, स्नुस, सेडार, लार्च, साइप्रस, ये जो लकड़ी के उत्पादक में बहुत ही उपयोगी है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इन्हें अनावृतबीजी कहते हैं पौधा। आगे, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? जब कार्बोहाइड्रेट के अपघटन हो जाता है तो अंतिम रूप से क्या बनेगा हमारा? माल्टोज। ठीक है, आंसर होगा इसका, सॉरी ग्लूकोज, सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के होने मतलब घटक अपघटन हो जाने पर हमारा ग्लूकोज बनता है। आगे, अधिकतर एंजाइम्स होते हैं कैसे? प्रोटीन। ठीक है, आंसर क्या होगा? अधिकतर एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। नेक्स्ट है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? मेन चीज है, ये पूछना चाह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। क्या है? मतलब कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे। कब है ये? 30 जून 2022 के बाद ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्या? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर डी होगा, यानी केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है ना, तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड 2020 की जो नीति उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट, बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बिहार के हैं, तो बिहार में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बी, यानी दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि दीप श्रेष्ठ कौन है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ठीक है, तो ये बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण जो हुए हैं उसके हिसाब से बताना है कि शहरीकरण बढ़ा है या घटा है। तो इसका आंसर होगा, देखिए सी, यानी कि 15.3% इस समय बिहार राज्य का शहरीकरण है। ठीक है, 15.3% आंसर होगा इसका सी। इसका कुछ डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के मुताबिक बीते 10 साल में सूबे का शहरीकरण काफ़ी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में शहरीकरण का स्तर महज 11.3% था और वर्तमान में कितना हो गया? 15.3%, यानी गांव को लोग छोड़कर शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो 11.3 से 15.3% हो गया, यानी 4% बढ़ा ना। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है, बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, और बिहार के मुख्य चुनाव आयोग कौन है। तो मुख्यमंत्री तो आप लोग को पता होगा कौन है, ठीक है, वर्तमान में। तो अगर एक भी पता है तो आपका आंसर निकल आएगा। इसका आंसर होगा बी, मतलब कि सी होगा, सी। इसको अभी मिला दे रहे हैं, ए 4, बी 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, यानी ए का 4, बी का 3, यानी कि बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? श्री राजेंद्र, ए का 4 विश्वनाथ। ठीक है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेनकर इनका पूरा नाम है। ये बिहार के मुख्य न्यायाधीश हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो श्री नीतीश कुमार।
ठीक है। सी का हो गया ए, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश हो गए। सी का बी का हमारा हो गया, बी का 3 अन्ना रेड्डी, और डी का 2 यानी कि बिहार के मुख्य चुनाव आयोग कौन हो गए, श्री HR निवास। ठीक है, तो इसको एक बार मिला लेते हैं अच्छे से। बिहार के राज्यपाल 4 वाला है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री ये, बिहार के मुख्य न्यायाधीश हो गए अन्ना रेड्डी, और एक प्रश्न नीचे चला जा रहा है, बिहार के मुख्य चुनाव आयोग तो श्री HR श्रीनिवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किसने शुरू किया? इसका आंसर होगा सी, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है उसने गिद्ध की संरक्षण शुरू किया। डिटेल तो देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये वाल्मीकि उद्यान का लोकेशन हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर है? चंपारण जिले में। ठीक है, आगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सन 2018 में यहाँ बाघ की अनुमानित संख्या 40 थी, अनुमानित है इसमें। आगे, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? किसने? तो आंसर होगा इसका 5वां, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक इसका इसमें आंसर है। देखिए, ये प्रश्न आपको फंसाएगा। मान लीजिए इसमें 2 मेन चीज इसका आंसर तो बलबन है, लेकिन किसने क्या वो खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से अगर प्रश्न बनाएंगे तो फिर काफ़ी बच्चों का गलत होने का चांसेस है। तो अगर आपको जिसमें 5 ऑप्शन है नहीं आ रहा है तो उसे ज़रूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसने? तुगरिल खान ने। तो इसने तुगरिल खान एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन तुगरिल खान ने कुछ समय बाद ही 1278 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इसको बलबन ने नियुक्ति दिया था बंगाल में, लेकिन इसने कुछ समय के बाद विद्रोह किया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसका आंसर होगा तुगरिल खान। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम जनगणना ऑप्शन ए, यानी कि 1872 में। अगर ऑप्शन में 1871 आए तो भी आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो है ना 71-72 ऐसे ही आंसर आता है, तो इसका आंसर ये होगा 1872। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1872। देखिए, इसका डिटेल पढ़ते हैं। जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई। ये भी प्रश्न कई बार बनता है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई। ये भी पूछते हैं, आधिकारिक जनगणना। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने 72 में कराई थी MI, उसके 10 साल के बाद आधिकारिक जनगणना 81 में लॉर्ड रिपन ने कराया। तो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा कि आधिकारिक शब्द हो तो आप लोग लॉर्ड रिपन टिक करिएगा। ठीक है, और भारत में पहली जनगणना हो तो लॉर्ड मेयो को टिक करिएगा। पढ़िएगा बहुत ध्यान से प्रश्न को। इसे प्रथम समकालिक जनगणना कहा गया। 1901 में यह हर दशक में होता आ रहा है, 1901 से यह। ठीक है, यानी 1901 से हर 10 साल में जनसंख्या गिनी जा रही है। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद 15वीं और 7वीं जनगणना है। ठीक है, आज़ादी जब नहीं हुई थी उससे पहले की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। अभी जनगणना जो होगी वो 8वीं जनगणना होगी, है ना। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना
हमारा भविष्य। भारत विश्व में परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला देश है। ठीक है, फिर भी यहाँ की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पे होने वाली है। आगे, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? इनको तो 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। आंसर नंबर बी। ठीक है, इसको टिक कर दें, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, तो इसका होगा आंसर इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, इब्न बख्तियार खिलजी ये तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। बख्तियार खिलजी का जन्म 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में हुआ था। वह तुर्क खला जनजाति के सदस्य थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार में मतलब तुर्कों का उसने सफलता प्राप्त की। ठीक है, तुर्क और अपना बल हासिल किया। आगे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, ए ऑप्शन क्या होगा इसका? जय रामदास दौलत राम। भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जय रामदास दौलत राम। ठीक है, देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद श्री जयरामदास दौलत राम को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। भारत की स्वतंत्रता से पहले जेम्स सिफ्टन 1 अप्रैल 1936 को नियुक्ति बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले कौन थे? ये जेम्स सिफ्टन। ठीक है, कम ही चांस है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, निगाह में होना चाहिए। और स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसको? जयराम दास दौलत राम को। आगे, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये इसका आंसर ए, यानी 1912 में, यानी आज़ादी से पहले ही उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया था। ठीक है, कब हुआ? 1912 में। 22 मार्च 1900 बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। जो हवाएं हैं, क्या नाम है हवाओं का? गरजने वाली चालीसा, गरज चालीसा बोलते हैं। क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पौने आदि किस गोलार्ध में चलती हैं? आंसर दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इनकी खोज सबसे पहले जिज्ञासु डच नाविक हेड्रिक ब्रोवर ने की थी। ठीक है, जो ये हवाएं चलती हैं इनकी खोज नाविक हेड्रिक ब्रोवर ने की। आगे, सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक का महासागर का एक हिस्सा है। आगे, करेवा की मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये करेवा की मिट्टी है, ये बी करेवा मुख्य रूप से केसर बादाम, ठीक, का से केसर, का से बादाम, मतलब केसर का से करेवा, ऐसे। तो ये किसके लिए फेमस है? करेवा मुख्य रूप से केसर बादाम, अखरोट और सेब मेवों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, करेवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा मिट्टी सेब बादाम अखरोट मेवों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूरे हो गए कितने प्रश्न? 40 प्रश्न, 40-50 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।